इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे सिग्निफिकेंट अगर कोई पार्ट है दैट इज पार्ट 3 विच वी कॉल फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में बहुत सारे राइट्स तो एक्सप्लिसिटली मेंशन किए हुए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में, रिलीजियस राइट आर्टिकल 25 में। बहुत सारे आर्टिकल्स एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट टू स्लीप पीसफुली, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू मैरी, राइट टू हैव क्लीन एयर, राइट टू प्राइवेसी, ये सारे राइट्स, ये सारे फंडामेंटल राइट्स भी क्या किसी आर्टिकल में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये जितने भी राइट्स हैं ये एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू समय के साथ इवॉल्व हुए हैं। और ये जितने भी आर्टिकल्स अभी मैंने, जितने भी राइट्स अभी मैंने आपको कोट किए, ये सारे राइट्स जो है वो इवॉल्व होते हैं आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 को इसलिए हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट चैप्टर भी कहते हैं कि पूरे फंडामेंटल राइट पूरे पार्ट 3 का हार्ट है। आर्टिकल 21 जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन विशेष किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जिसे जैसा बनाया था 75 ईयर्स, मोर देन 75 ईयर्स के जर्नी में काफी कुछ बदल चुका है। आर्टिकल 21 को इसीलिए रिजर्वायर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी बोला जाता है। ये रिजर्वायर है, बोले तो ये ग्लेशियर है, जहां से, जिसके इंटरप्रिटेशन से जुडिशियरी ने समय समय के साथ नियो फंडामेंटल राइट्स को इन्वेंट किया है। और इसीलिए ये आर्टिकल 21 एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे आर्टिकल 21 के स्कोप को, इसकी टाइमलाइन को, और कैसे आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन समय के साथ होते रहा और आज के समय में आर्टिकल 21 एक रिजर्वायर बन गया, जहां किसी भी ह्यूमन राइट्स को आर्टिकल 21 के दायरे में कोर्ट फंडामेंटल राइट का स्टेटस ग्रांट कर देता है। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सबसे पहले जो बात है कि बेयर प्रोविजन क्या लिखा हुआ है, बेयर प्रोविजन को पढ़ना सबसे जरूरी है। बेयर प्रोविजन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस प्रोविजन को लेकर डिबेट और डिस्कशन क्या हुआ, यह भी एक सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट मैटर पर होता है हमारी स्टडी के लिए, हमें समझ बनाने के लिए। और उसके साथ साथ एक बार बेयर प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हो गया तो जाहिर सी बात है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट बोले तो समय के साथ ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। जैसा सिचुएशन होगा वैसा इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ये कभी डेड नहीं होगा, परिस्थितियों के अनुसार ये अपना रंग बदलते रहेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी टर्म एम्बिगुअस है, कोई भी टर्म का मीनिंग क्लियर नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जाते जाते कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करने का, बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करने का काम जुडिशियरी को दे गए। जुडिशियरी को इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी बोला जाता है, गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। और साथ ही आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेटर बताया। इंटरप्रेटर बोले तो अगर कोई भी सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी टर्म एम्बिगुअस है, उसके इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है, ऐसे में आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाकर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ध्यान रहे, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम जजेस की संख्या होनी चाहिए कितनी? 5, मिनिमम 5 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना है आप बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाकर सुप्रीम कोर्ट किसी भी एम्बिगुअस टर्म को इंटरप्रेट कर सकता है। और इसी पावर के तहत समय समय पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए तरीके से इंटरप्रेट किया, और वो जो इंटरप्रिटेशन है वो केस लॉज के थ्रू हमारे सामने, हमारे सब्जेक्ट मैटर में इंक्लूड किए गए। तो कुल मिला के आर्टिकल 21 जो बेयर प्रोविजन लिखा है, इधर भी हमें दो चीज समझने को है। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस प्रोविजन को लेकर डिबेट और डिस्कशंस क्या हुए, और दूसरा कि समय समय के साथ जुडिशियरी ने इसका क्या इंटरप्रिटेशन दिया। लेकिन इसका फर्दर इंटरप्रिटेशन देखें इससे पहले एक नजर हम डालते हैं इस बेयर प्रोविजन पे कि आखिर आर्टिकल 21 कहता क्या है, ये बात जो लिखी है वो बात लिखी क्या है।
तो प्लेन रीडिंग करें अगर हम, देन इट सेज, टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बोले तो ये राइट ग्रांट कर रहा है जहां लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सेफ गार्ड रहेगा। If we read, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। थोड़ा अगर ध्यान दें हम कि इधर की वर्ड्स क्या हैं, बोले तो हमें इंटरप्रिटेशन फर्दर जो कोर्ट ने किया, कौन सारे ऐसे फ्रेजेज एंड टर्म्स हैं जिसको लेकर कोर्ट में बहस हुई है। तो सबसे पहले अगर आप देखें टाइटल में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जबकि अगर आप इधर देखेंगे तो यहां लिखा है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो कौन से बात को माने हम? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब लाइफ प्लस पर्सनल लिबर्टी, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का मतलब लाइफ इक्वल टू पर्सनल लिबर्टी। आप भी समझते हैं एंड और के आने से दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग होगा। हम इसको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी माने या लाइफ और पर्सनल लिबर्टी माने, ये अपने आप में एक एम्बिग्युइटी है। आगे अगर देखें तो लाइफ का मतलब क्या होता है? क्या लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना है? क्या सांस लेना भर ही लाइफ है? या लाइफ का मतलब उससे कुछ आगे बढ़ के भी है? पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ जेल में कैद हो जाना ही पर्सनल लिबर्टी का इंफ्रिंजमेंट है? या अपने मन मुताबिक देश में कहीं भी घूम फिर पाना, दुनिया में कहीं भी घूम फिर पाना, या जो मैं चाहता हूं वो कर पाना पर्सनल लिबर्टी है? या सिर्फ जेल के चार दीवारियों में बंद ना हो उतने से ही हमारा पर्सनल लिबर्टी सेफ गार्ड हो जाता है? तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अपने आप में एक फ्रेज, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ टर्म, पर्सनल लिबर्टी टर्म, और उसके साथ साथ एक फ्रेज जिसे हम कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो कुल मिला के देखें तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ अपने आप में एक टर्म, पर्सनल लिबर्टी अपने आप में एक टर्म, एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो टर्म्स हैं ये इस प्रोविजन में एम्बिगुअस रहे हैं, जिसका समय समय पर जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करते रहेगा केस लॉज के थ्रू। और इसी जर्नी को हम इस लेक्चर में डिकोड करेंगे। ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है, एक स्टोरी लाइन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की एक कहानी है। अगर आप सही से समझे तो कहानी का एक सीक्वेंस भी है। तो अगर कहानी को आप सही से समझेंगे तो केस लॉज को याद करने में ना ही आपको तकलीफ होगी, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्निकलिटी को समझने में दिक्कत होगा। रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, स्टोरी लाइन को नहीं कैच करेंगे तो जाहिर सी बात है समस्या होनी है। तो हम लोग स्टोरी लाइन को सही से समझने की कोशिश करेंगे ताकि टेक्निकलिटी भी सही से समझ में आ जाए और याद करना भी आसान हो। एक सीक्वेंस होगा, क्रोनोलॉजी होगा, तो याद करना जाहिर सी बात आसान होगा और आप आंसर राइटिंग में भी बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे सीक्वेंस अगर आपके दिमाग में रहता है तो आइए शुरू करते हैं हम आर्टिकल 21 के जर्नी से कि आखिर आर्टिकल 21 का जर्नी कैसा रहा। तो आपको ब्रीफ में दिख रहा होगा, ये कुछ 5 पॉइंट्स में इस जर्नी को बताया गया है। बोले तो जैसे आर्टिकल 21 इंक्लूड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यहां 2 ओपिनियन है, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर एंड डॉक्टर अंबेडकर। अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल 21 को लेकर इनके आपस में कुछ डिबेट एंड डिलिब्रेशंस हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। डॉक्टर अंबेडकर इंडिविजुअल राइट्स के चैंपियन थे। उन्होंने पूरे फंडामेंटल राइट्स को ड्राफ्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में ही उनका एक मेजर रोल था। फिर भी आर्टिकल 21 को अंबेडकर ने द डेविल एंड द डीप सी का नाम दिया। कारण यह था कि दुनिया में 2 तरह की सिस्टम है, 2 तरह की बोले तो डॉक्ट्रिन दुनिया भर में गवर्न होती थी। एक को बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरे को बोलते थे ड्यू प्रोसेस। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब कि जो भी लीगल प्रोसीजर है, जो भी कॉम्पिटेंट प्रोसीजर है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोसीजर डिटरमाइन कर दिया लॉ मेकिंग का, अगर उस प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है, अगर उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कोई भी लॉ बनाया जा रहा है, दैट लॉ कैन नॉट बी क्वेश्चन। बोले तो अगर प्रोसीजर को फॉलो किया गया है तो कोई भी लॉ बन जाए, दैट लॉ कुड नॉट बी क्वेश्चन। जबकि ड्यू प्रोसेस का मतलब है कि लॉ सिर्फ प्रोसीजर सही फॉलो कर लेने से लॉ सही नहीं हो जाएगा। द लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। बोले तो जो सब्सटेंस है लॉ का उसे भी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना पड़ेगा। यूएस यूनाइटेड स्टेट जो है वो ड्यू प्रोसेस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जबकि यूके जहां से हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल
सिस्टम को कहीं ना कहीं बोले तो बोरो किया है, वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को दूसरे शब्दों में समझे तो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी, क्योंकि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव मशीनरी जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ने अगर प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोई भी लॉ बना दिया, दैट कुड नॉट बी क्वेश्चन। बोले तो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ के थ्रू किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल लिबर्टी या फिर लाइफ को इन्फ्रिंज किया जा सकता है। वो लॉ चाहे कितना भी अनजस्ट हो, वो लॉ चाहे कितना भी अनरीजनेबल हो, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्रिंसिपल आउटलाइन करता है। जबकि ड्यू प्रोसेस में लॉ बन जाने से सिर्फ काम नहीं होगा, लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। बोले तो लॉ को चेक किया जाएगा, बोले तो दैट लॉ विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियरी उसको चेक करेगी कि वो लॉ सिर्फ बन जाने से लॉ नहीं हो जाएगा, वो सब्सटेंस में जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। ये ड्यू प्रोसेस का सिस्टम है जो कहीं ना कहीं जुडिशियरी को पावर देता है टू हैव जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल स्क्रूटनी। जबकि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये जुडिशियरी को साइड करके और पार्लियामेंट को सॉवरेन बनाता है, पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाता है, पावर देता है। इंडिया में कौन सा सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए, इसको लेकर अंबेडकर के दिमाग में भी एक द्वंद था, इसलिए उन्होंने द डेविल एंड द डीप सी का नाम दिया इसे। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को चुनो या ड्यू प्रोसेस को चुनो। राधन कृष्ण स्वामी अय्यर इस पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर थे। वो ड्यू प्रोसेस को जुडिशियल टायरनी के रूप में देख रहे थे कि अगर जजेस को हमने ज्यादा पावर दे दिया तो जो पार्लियामेंट है, जो हमारे इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स हैं, जिनको जनता ने चुना है, जनरल विल ऑफ द पीपल जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे और 4-5 जजेस जो हैं उनके पास इतना पावर आ जाएगा कि वो सोशल रिफॉर्म्स या भी जो सोसाइटी की नीड है उसको इंप्लीमेंट होने में इंपेडिमेंट बन सकते हैं। तो कृष्ण स्वामी अय्यर जो है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के साथ मूव ऑन करना चाहते थे और अंबेडकर एक कंट्राडिक्शन में थे। आप सबको पता होगा BN राव जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एडवाइजर थे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिसर्च एंड डिलिब्रेशन का प्रोडक्ट है। बोले तो दुनिया भर में जो तभी करंट मैकेनिज्म थे उसको हमने एक्सप्लोर किया, उस पर रिसर्च किया और हमारे सोसाइटी में कौन सा मैकेनिज्म फिट बैठेगा उस पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिस्कशन हुआ, डेलिब्रेशन हुआ और फिर फाइनल आउटपुट को ड्राफ्ट में इंक्लूड किया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ऐसे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एडवाइजर थे BN राव, वो यूएस गए। यूएस के तभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस फ्लैक्स फ्रैंकफर्ट। उनसे एडवाइस लिया गया और जस्टिस फ्लैक्स ने BN राव को एडवाइस किया कि चूंकि इंडिया भी एक यंग डेमोक्रेसी है, न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी था तभी के टाइम में, इनफैंट था बोले तो, इसलिए उन्होंने एडवाइस किया कि ड्यू प्रोसेस इंडिया के लिए सही नहीं होगा। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वुड बी बेटर फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। और उस सलाह को मानते हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को इंक्लूड किया गया। लेकिन आज के समय में ये दिख तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ रहा है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा ही दिखता है, लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ने इसका मीनिंग चेंज कर दिया और आज के समय में ड्यू प्रोसेस तक हम शिफ्ट हो गए हैं। आखिर ये जर्नी कैसी रही, कैसे केस लॉ के थ्रू हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो लिखा हुआ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का ऑब्जेक्टिव था, जैसा वो चाहते थे, वहां से हम शिफ्ट होके ड्यू प्रोसेस से आ चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बोले तो पॉजिटिव लॉ का मतलब कि वट एवर इज मेड बाय द कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर इज लॉ। पॉजिटिव लॉ से हम किधर आ गए, नेचुरल लॉ पे। बोले तो वट एवर इज मेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज नॉट लॉ बट द लॉ इज समथिंग विच इज जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। बोले तो हम लेक्स से जस्ट पे आ गए, पॉजिटिव लॉ से नेचुरल लॉ पे आ गए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से ड्यू प्रोसेस तक आ गए। बोले तो हम स्टेट ऑब्लिगेशन से इंडिविजुअल राइट पे आ गए। ये जो आर्टिकल है ये अपने आप में एक निगेटिव राइट प्रोवाइड करता है। निगेटिव राइट बोले तो ये इंडिविजुअल को राइट दे रहा है कि तुम्हारे साथ क्या नहीं किया जा सकता। बोले तो ये स्टेट को एक तरीके से प्रोहिबिट करता है, स्टेट को कुछ करने के नहीं बोलता, स्टेट क्या नहीं करेगा ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति का लाइफ और पर्सनल लिबर्टी स्टेट इन्फ्रिंज नहीं कर सकता एक्सेप्ट एक्ट पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्या नहीं कर सकता ये बात बता रहा है।
ये स्टेट को ऐसा नहीं कहता कि स्टेट तुम क्या करेगा, ये स्टेट को सिर्फ इतना करता है कि स्टेट तुम बिना प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के किसी भी इंडिविजुअल का लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं इन्फ्रिंज करेगा। तो अपने आप में एक निगेटिव राइट है, क्या नहीं करना है ऐसी बात करता है, लेकिन समय के साथ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रहा वो निगेटिव राइट से अब ये इंडिविजुअल एक बोले तो पॉजिटिव राइट बन गया। क्या नहीं करने से ये जर्नी यहां तक आई कि अब स्टेट को क्या करना है, ऐसी बातें आर्टिकल 21 बोलता है। जैसे कि स्टेट को इंश्योर करना है कि सब लोग रात को चैन से सोए, इसलिए डीजे 10 बजे 11 बजे बंद हो जाना चाहिए, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिल्ली में पटाखा ना चले क्योंकि पॉल्यूशन होगा तो राइट टू क्लीन एयर, ये जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फ्रिंज होगा। तो पटाखा ना चले दिवाली पे, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहले जहां एक तरफ ये निगेटिव राइट था, आज के समय में वो पॉजिटिव राइट हो गया। पहले जहां ये एक स्टेट का ऑब्लिगेशन था कि स्टेट को कुछ नहीं करना है, वहां से अब इंडिविजुअल का एक राइट बन चुका है कि इंडिविजुअल के पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या इंडिविजुअल को मिलना चाहिए। और पहले जो प्रिंसिपल एक्सक्लूसिविटी की थी वो इंटरकनेक्टिविटी की हो गई। एक्सक्लूसिविटी मतलब कि लंबे समय तक साइलोज डॉक्ट्रिन को कोर्ट मानता रहा। बोलो तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब स्टैंड अलोन है, अकेले अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, आपस में उनका कोई रिश्ता नहीं है। बोलो तो अगर आर्टिकल 21 का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो सिर्फ आर्टिकल 21 का ही इन्फ्रिंजमेंट होगा, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 साथ में जुड़ा नहीं है। इस प्रिंसिपल को, ये जो आइसोलेटेड प्रिंसिपल था, साइलोज प्रिंसिपल जो था, बोलते एक्सक्लूसिविटी था, सब अलग अलग फंडामेंटल राइट्स है, सबको अलग अलग पढ़ा जाएगा, आपस में कोई इनका रिश्ता नहीं है। इस प्रिंसिपल से भी डिपार्ट करते हुए ये जो जर्नी है वो इंटरकनेक्टिविटी पे लाती है, जहां हम गोल्डन ट्रायंगल के बारे में सुना होगा कि आर्टिकल 14, 19, 21 आपस में सब कनेक्टेड है। डीपीएसपी भी यहां तक कि फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड है। और ये जो जर्नी रही वो किस लॉ के थ्रू, जाहिर सी बात है ये जर्नी दिखी, और ये शुरू होता है ए.के. गोपालन से और जाता है मेनका गांधी तक। तो ए.के. गोपालन से लेकर मेनका गांधी तक की इस जर्नी को हम लोग कवर करेंगे और सब कुछ हमारे आंखों के सामने होगा कि आखिर धीरे धीरे कैसे ये जो प्रोविजन है बिल्कुल बोले तो 360 डिग्री का टर्न ले लिया, जो बना था उससे बिल्कुल विपरीत हो चुका है। और इसका स्कोप कुछ इतना वाइडर हो गया कि आज के समय में जुडिशियरी इस प्रोविजन का यूज नए नए फंडामेंटल राइट्स को इन्वेंट करने के लिए करती है, जैसे राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू रेपुटेशन एंड सो ऑन। सो लेट्स गो अहेड। So the journey begins with A.K. Gopalan versus State of Madras। कॉन्स्टिट्यूशन के बनते ही वाला केस 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्स हुआ। हालांकि 1948 में ही ये ड्राफ्ट में इंक्लूड किया गया था इस आर्टिकल को। ओरिजिनली आर्टिकल 15 था, फाइनल ड्राफ्ट में आर्टिकल 21 होकर उभरा और 1950 में ही से चैलेंज कर दिया गया। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ए.के. गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिन्हें डिटेन किया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मतलब कि जनरली अ पर्सन इज डिटेन्ड ओनली आफ्टर द कमिशन ऑफ क्राइम। कोई एक व्यक्ति कुछ गलत करता है तभी उसको डिटेन किया जाता है, लेकिन इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अलाउ करता है कि इवन अगर पुलिस को रीजनेबल सस्पिशन है कि यू आर गोइंग टू कमिट सम क्राइम, पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्टर्ब करने वाले हैं, कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है, तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट यू द एग्जीक्यूटिव को डिटेन यू, आप वो क्राइम ना करें उससे रोकने के लिए भी पुलिस के पास इतना अधिकार है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत आपको डिटेन कर सकती है, जस्ट टू प्रिवेंट यू फ्रॉम कमिटिंग एनी क्राइम। इसमें बात क्या है? रीजनेबल सस्पिशन। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस को मुझ पे शक है कि मैं कुछ करने वाला हूं और मेरे जैसा ही बदमाश दोस्त भी है मेरा, वो भी उतना ही नटखट है जैसे जितना मैं हूं। मुझ पे पुलिस को शक है, उस पे शक नहीं है। क्यों शक नहीं है? दिस इज अ क्वेश्चन। पुलिस ने मुझे तो डिटेन कर लिया, मेरे दोस्त को क्यों नहीं किया? उसे भी साथ मिले चलो, मन लगेगा मेरा। ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, ये अपने आप में है कि आर्टिकल 21 सिर्फ मेरा इन्फ्रिंज हो रहा है, मुझे डिटेन किया जा रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत मुझे डिटेन किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ सवाल किस बात को रेज कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि मेरा आर्टिकल 21 तो तुमने लिया, कोई बात नहीं,
क्योंकि लॉ तुमने बनाया है, तुम्हारा लॉ अलाउ कर रहा है मुझे डिटेन करने को। लेकिन मैं क्या क्लेम करता हूं कि यहां मेरा आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि आपने मुझे उठा लिया, मेरे दोस्त को नहीं उठाया। आखिर इस इनइक्वालिटी का कारण क्या था? जितना बदमाश मैं उतना बदमाश मेरा दोस्त, जितना शक आपको मुझ पे होना चाहिए था उतना मेरे दोस्त पे भी, फिर भी मुझे उठाया, उसे नहीं उठाया। आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ। तो क्या आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 आपस में कनेक्टेड है कि एक का वायलेशन दूसरे का वायलेशन हो जाएगा? आज के समय में हमें भी पता है कनेक्टेड है, लेकिन एट दैट टाइम एक्सक्लूसिविटी की प्रिंसिपल थी। साइलोज डॉक्ट्रिन को मानता था कोर्ट। बोले तो एक आर्टिकल एक बार में बात कीजिए, एक आर्टिकल से दूसरा कोई आर्टिकल इन्फ्रिंज नहीं हो सकता, एक राइट से दूसरा कोई राइट कनेक्टेड नहीं है। इस प्रिंसिपल को मानता था। और E.K. गोपालन जो कि कम्युनिस्ट लीडर थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ 1950 के तहत इनको डिटेन किया गया। इन्होंने भी सेम क्वेश्चन कोर्ट ऑफ लॉ में रेज किया, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ ने कनेक्टिविटी के आर्गुमेंट को डिनाई करते हुए एक्सक्लूसिविटी की प्रिंसिपल को अपनाया और उसके तहत नैरो इंटरप्रिटेशन, बोलो तो लिटरल इंटरप्रिटेशन, जैसा लिखा था वैसा इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 21 में सिर्फ आपको एग्जीक्यूटिव एक्शन से रिलीफ मिल सकता है। एग्जीक्यूटिव एक्शन बोले तो अगर पार्लियामेंट ने सही सही लॉ बना दिया, अगर पार्लियामेंट के लॉ में ये क्लियरली लिखा है कि आपको डिटेन किया जाएगा तो आपको डिटेन किया जाएगा। हाँ, अगर उस पार्लियामेंट ने इतना पावर प्रोवाइड नहीं किया, अगर एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ से आगे बढ़ के कुछ करता है, एट दैट टाइम जुडिशरी जो है आपको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर प्रोसीजर को फॉलो करके कॉम्पिटेंट लॉ बना है और उस लॉ के अकॉर्डिंग्स में ही एग्जीक्यूटिव कुछ काम कर रहा है, तो बोले तो ये लेजिस्लेटिव एक्शन के तहत आप पे कार्रवाई हो रही है। और आर्टिकल 21 लेजिस्लेटिव एक्शन से आपको बचा नहीं सकता, एग्जीक्यूटिव एक्शन से बचा सकता है। बोले तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही सेफगार्ड ये प्रोवाइड करेगा। तो नैरो इंटरप्रिटेशन करते हुए कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूसिविटी को इस केस में अपनाया और लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, बोले तो पार्लियामेंट को ही सुप्रीम माना, बोले तो पार्लियामेंट को ही माई बाप माना कि एक बार पार्लियामेंट ने जो कह दिया वो पत्थर पे खींची हुई लकीर होगी। तो ये A.K. गोपालन का जो केस था, ये पहला केस था। 5:1 के जजमेंट आया इधर। डिसेंट जजमेंट हमेशा याद रखेंगे, कुछ डिसेंट तो बहुत सिग्निफिकेंट भी है जो आगे चल के लॉ बन गए अपने आप में, जैसे राइट टू प्राइवेसी अपने आप में लॉ बन गया आगे चल के। और डिसेंट जो है ये MCQ क्वेश्चंस में भी अक्सर आते हैं। डिसेंट था इसमें सैयद फजल अली का डिसेंट था, 5:1 के जजमेंट था। तो A.K. गोपालन के केस में कुछ नहीं हुआ, जो लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में उसे कोर्ट ने बस ओके कर दिया। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करते हुए बोला कि एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही सिर्फ रिलीफ मिलेगा, प्रोसीजर अगर सही है तो फिर कोई उसमें तू मैं नहीं होगा, ग्रीन सिग्नल दे दिया। एंड A.K. गोपालन को कोई रिलीफ भी नहीं मिली। लेकिन यहां से आगे बढ़ा और आया खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी से धीरे धीरे जो आर्टिकल 21 के टर्म्स थे उनका इंटरप्रिटेशन का दायरा खुला। और सबसे पहले जो टर्म था लाइफ का इंटरप्रिटेशन सबसे पहले हुआ। खड़ग सिंह के केस में लाइफ को इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट ने बोला कि लाइफ इज नॉट इक्वल टू मेयर एनिमल लाइफ, रादर लाइफ इज इक्वल टू अ डिग्निफाइड लाइफ। ह्यूमन लाइफ को एनिमल लाइफ से डिस्टिंग्विश करते हुए कोर्ट ने डिग्निटी टर्म को ऐड किया कि ह्यूमन की लाइफ में एक सिर्फ सांस लेना भरी ही ह्यूमन के लिए जीना नहीं है। ह्यूमन की लाइफ में डिग्निटी होनी चाहिए, डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, कुछ नेचुरल ह्यूमन वैल्यूज होने चाहिए। इस केस में खड़ग सिंह जो था वो एक डकैत था और पुलिस सर्वेलेंस के लिए रात में उसके घर में चेक करती है कि खड़ग सिंह है कि नहीं। खड़ग सिंह कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है कि ये कौन सा तरीका है, माना कि मैं अपराधी हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि चैन से सोने भी ना दिया जाए। कोर्ट ने पुलिस सर्वेलेंस को और जो ये रात में विजिट करती थी उसके घर, इस पूरे प्रोसेस को कोर्ट ने इलीगल करार दिया। कोर्ट ने बोला कि लाइफ का मतलब डिग्निफाइड लाइफ होता है। अगर उस व्यक्ति के घर पे आप ऐसे रात को भी जाएंगे तो ऐसे में उसकी डिग्निटी इन्फ्रिंज हो रही है। और यहाँ लाइफ जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है आर्टिकल 21 में, उसका मतलब सिर्फ सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, यहां तक लिमिटेड नहीं है। लाइफ मतलब ह्यूमन लाइफ कैरीज डिग्निटी विद इटसेल्फ। तो पहली बार कोर्ट ने लाइफ टर्म को
वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया है 1962 में, और यहाँ डिसेंट जजमेंट है जस्टिस सुब्बा राव का। जस्टिस सुब्बा राव ने माइनॉरिटी ओपिनियन दिया, लेकिन तभी 1962 में ही इन्होंने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बता दिया था। हालांकि इनका जो था वो माइनॉरिटी था तो कोई उसका इंपैक्ट हुआ नहीं, लेकिन हाँ अगर पूछा जाए कि सीड ऑफ प्राइवेसी, जो सीड था प्राइवेसी को एज ए टू इंक्लूड फंडामेंटल राइट, जो फाइनली केएस पुट्टास्वामी 2017 में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया, डिग्निफाइड लाइफ के दायरे में रखा गया प्राइवेसी को भी, कि डिग्निफाइड लाइफ मतलब कि प्राइवेसी भी होनी चाहिए। उस सीड को पहली बार खड़ग सिंह केस में 1962 में जस्टिस सुब्बा राव ने अपनी डिसेंट ओपिनियन में ही जाहिर कर दिया था। तो ये मेंस का आंसर लिखना है, सब्जेक्टिव आंसर के लिए बहुत जरूरी है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे हम लोग। खड़ग सिंह के बाद जो अगला केस जाता है दैट इज सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर। 1967 का ये केस है और ये 5 जजमेंट था, 3:2 से जजमेंट आया। यहां कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी टर्म को डिफाइन किया। लाइफ को इससे पहले कर चुका है, अब पर्सनल लिबर्टी को कर रहा है। पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या? कोई मुझे जेल में ना डाले, बस इतना ही पर्सनल लिबर्टी है? कोर्ट ने बोला नहीं। पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि आप जैसे चाहे वैसे, जहां चाहे वहां घूम सकते हैं। बोलो तो पर्सनल लिबर्टी का मतलब ग्लोबल टूर है, दुनिया भर में घूमने का आपको अधिकार है, बिना किसी कारण के आपको रोका नहीं जा सकता कहीं आप घूमने जाना चाहते हैं तो बोलो तो पर्सनल लिबर्टी टर्म को वाइडर इंटरप्रेट करते हुए कि सिर्फ जेल में डाल देना ही, या फिर आपके जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उसको कर्टेल कर लेना ही पर्सनल लिबर्टी का कर्टेलमेंट नहीं बोला जाएगा। इवन अगर आपको वही बाहर घूमने जाने से भी रोका जा रहा है, फॉरेन ट्रिप से रोका जा रहा है बिना किसी रीजनेबल कारण के, तो ये भी पर्सनल लिबर्टी का इंफ्रिंजमेंट होगा। और कोर्ट ने ग्लोबल लिबर्टी को, इस केस में ग्लोबल लिबर्टी को, बोले तो दुनिया भर में घूमने की आजादी को आपके पर्सनल लिबर्टी से जोड़कर देखते हुए दुनिया भर में घूमने को आजाद भी किया। हुआ क्या था इस केस में कि सतवंत सिंह का जो पासपोर्ट है उसको लंबे समय तक पासपोर्ट ऑफिसर ने होल्ड कर लिया था, वो इशू नहीं कर रहे थे और उसका कोई रीजनेबल कारण भी नहीं था, जिसके कारण ये केस कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और जो लॉ था, पासपोर्ट एक्ट था तभी के टाइम में, वो एग्जीक्यूटिव को इतना पावर नहीं देता था कि वो लंबे समय तक पासपोर्ट को विथहोल्ड कर सके। ऐसे में कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव के जो एक्शन था उसको अल्ट्रा वायर्स बता दिया कि जितना पार्लियामेंट पावर प्रोवाइड कर रहा है उससे कहीं ज्यादा एग्जीक्यूटिव ने यूज कर लिया पावर को। अल्ट्रा वायर्स है, मोर देन व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट, द एग्जीक्यूटिव हैज ओवर रीच इट्स पावर एंड देयरफॉर इसको स्ट्रक डाउन करते हुए सतवंत सिंह को रिलीफ दे दिया। उसके बाद पार्लियामेंट में पासपोर्ट एक्ट 1967 में जो भी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट थी उसको भी कर डाला। हालांकि तभी के टाइम में ये जो जजमेंट है अपने आप में पर्सनल लिबर्टी के लिहाज से एक सिग्निफिकेंट जजमेंट रहा। तो लाइफ को आपने देखा खड़ग सिंह में डिग्निफाइड लाइफ से करार दिया गया। पर्सनल लिबर्टी को थोड़ा यहाँ एक ब्रॉड वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया गया कि दुनिया भर में घूमने का मतलब होगा अधिकार आएगा पर्सनल लिबर्टी से। और फिर जो अगला केस था वो आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1970 में इसका जजमेंट है। आपको पता है 1969 में 14 कमर्शियल बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज हो गए। 14 कमर्शियल बैंक तो नेशनलाइज हो गए, कमर्शियल बोल तो प्राइवेट बैंक्स थी सारी। 14 बैंक जब नेशनलाइज हो गए तो एक बैंक का शेयर होल्डर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और कहता है कि भारत में तो बहुत सारी बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स भी ऑपरेट कर रही हैं, सिर्फ हमारे 14 बैंक्स को किस आधार पे चुना? और भी तो बैंक्स को चुन सकते थे। पार्ट 3 में ही आर्टिकल 31 है जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है पावर कंपल्सरी एक्विजिशन को लेकर। बोले तो सरकार जनरल पब्लिक गुड में किसी भी प्रॉपर्टी को जो किसी इंडिविजुअल का हो उसे एक्वायर कर सकती है। कंपल्सरी एक्विजिशन का मतलब है कि आपको देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और जो उसका कंपनसेशन देगी गवर्नमेंट वो भी सरकार पे ही डिपेंडेंट है, वो भी बोले तो सरकार को ही तय करना है। आर्टिकल 31 का यूज करके ही इन सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। तो जहां तक आर्टिकल 31 का बात था सब सही है, आर्टिकल 31 पावर देता है, सरकार ने ऐसा किया। लेकिन आरसी कूपर का कहना है
कि सरकार ने इन 14 बैंक्स को ही क्यों नेशनलाइज किया, बाकी बैंक्स को क्यों नहीं किया। ये जो है, ये डिफरेंशिएशन, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसका कारण क्या है। बोले तो आरसी कूपर बोल रहे हैं कि आर्टिकल 14 का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। आरसी कूपर बोल रहे हैं कि हमारे आर्टिकल 19 का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। आर्टिकल 14 का इन्फ्रिंजमेंट इसलिए क्योंकि हमें बिना किसी कारण के हम 14 बैंक्स को पकड़ लिया गया और बाकी सबको छोड़ दिया गया। कोई लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन तो होना चाहिए, कोई रीजनेबलनेस तो होनी चाहिए। ये बिल्कुल आर्बिट्ररी है, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, बिना किसी लॉजिक का है, अनरीजनेबल है। इसलिए ये जो कदम उठाया गया वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, कंट्ररी है। कोर्ट ने आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जो कि 11 जज बेंचेस थी, बड़ा बेंच हुआ 10:1, और एक ही डिसेंट था जस्टिस एन राय का, जो बाद में सीजीआई भी बने। आरसी कूपर तभी के समय में जस्टिस हिदायतुल्लाह जो थे वो सीजीआई थे इंडिया के। और आरसी कूपर केस ने एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। अभी तक जो हमारा एक्सक्लूसिविटी का प्रिंसिपल था, अभी तक बात इतनी थी कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ ड्राफ्ट किया, तो उस लॉ के इंटरप्रिटेशन के समय उसका ऑब्जेक्ट देखा जाएगा। बोले तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ देखा जाएगा कि आखिर वो लॉ बना है तो किस पर्पज के लिए बना है। अगर लेजिस्लेचर का ऑब्जेक्टिव मैलाफाइड है, बोले तो बोनाफाइड है, बोले तो गुड है, पॉजिटिव है, अगर ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव है तो लॉ भी पॉजिटिव होगा। बोले तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट था, बोले तो ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही उस लॉ को टेस्ट किया जाता था। कोर्ट ने सेट करते हुए ऑब्जेक्टिव टेस्ट से इफेक्ट पे ले आया। बोले तो किस लिए आपने लॉ बनाया वो बहुत जरूरी नहीं है, उस लॉ का इफेक्ट कितना हो रहा है सिटीजन्स के राइट पे, उस पैमाने पे जज किया जाएगा कि आपका लॉ कितना जस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लॉ तो आर्टिकल 31 के तहत जनरल पब्लिक गुड के लिए बनाया, आपने बैंक का नेशनलाइजेशन जनरल पब्लिक गुड के लिए किया, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये है कि एक इंडिविजुअल के इक्वालिटी राइट को भी, इसका इम्पैक्ट ये है कि एक इंडिविजुअल के राइट टू प्रोफेशन को भी हार्म कर रहा है। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट देखकर ही कि आपने किस मकसद से बनाया था, उस दायरे में ही कोर्ट इसका इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी। अगर इसका इफेक्ट लार्जर है तो कोर्ट उस लार्जर इफेक्ट को भी देखेगा। बोले तो अभी तक जो एक्सक्लूसिविटी की प्रिंसिपल थी, आइसोलेशन का प्रिंसिपल था, साइलोस डॉक्ट्रिन जो मानता था कोर्ट की हर एक फंडामेंटल राइट अपने आप में अलग है, डिस्टिंक्ट है, आपस में उसका कोई कनेक्शन नहीं है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यू से अपने आप को अलग करते हुए, शिफ्ट करते हुए इंटरकनेक्टिविटी की बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो आप देख पा रहे होंगे, इफेक्ट ओवर ऑब्जेक्ट, डिसमेंटलिंग साइलोस, मतलब कि सब कुछ अलग अलग नहीं है। बोले तो दिस जजमेंट एंडेड द एक्सक्लूसिविटी थ्योरी फ्रॉम ए.के. गोपालन में, जिसने ए.के. गोपालन केस में कोर्ट ने जो ग्रीन सिग्नल दे दिया था एक्सक्लूसिविटी थ्योरी को, साइलस डॉक्ट्रिन को, वहां से हटते हुए फंडामेंटल राइट्स आर एन इंटीग्रेटेड होल एंड कैन लीगली ओवरलैप। बोले तो उनमें आपस में भी एक रिश्ता है और वो ओवरलैप भी कर सकते हैं। इस बात को कोर्ट ने माना। ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट था, ये एक सिग्निफिकेंट बोले तो डिपार्चर है कोर्ट का, जिसने बहुत कुछ बदल दिया आने वाले टाइम में। हालांकि ये आरसी कूपर के जजमेंट जो था उसके थ्रू तो सरकार को एक बैकलेस झेलना पड़ा, तो सरकार ने उससे पार पाने के लिए 25th अमेंडमेंट कर दिया 1971 में, जहां जुडिशियल रिव्यू पे ही रोक लगा दी कि जुडिशियल किसी भी कंपलसरी एक्विजिशन वाले इश्यू पे जुडिशियल रिव्यू ही नहीं होगा, जुडिशरी कुछ बोलेगी ही नहीं। ऐसी बात 25th अमेंडमेंट से कर दिया गया। और ये जो आरसी कूपर का जजमेंट है, ये गोल्डन ट्रायंगल कैटलिस्ट के रूप में भी बोला जाता है। बोले तो गोल्डन ट्रायंगल इसमें आया तो नहीं था, कोर्ट ने गोल्डन ट्रायंगल टर्म भी कोई नहीं किया था, लेकिन जो ये इफेक्ट वाले प्रिंसिपल पे चले गए ऑब्जेक्ट को छोड़कर, एक्सक्लूसिव जो ये साइलोस थ्योरी था, एक्सक्लूसिविटी का जो प्रिंसिपल था, उससे जो कोर्ट ने डिपार्ट कर दिया अपने आप को, तो ये इंश्योर हो गया कि आपस में इंटरकनेक्टिविटी अगर हम देख रहे हैं, वही इंटरकनेक्टिविटी आगे जाकर मेनका गादी में मैच्योर फॉर्म में गोल्डन ट्रायंगल का रूप बना। तो बोले तो जो सीड है गोल्डन ट्रायंगल का, जो कॉन्सेप्ट है गोल्डन ट्रायंगल का, उसका जन्म हुआ था आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ध्यान रखेंगे इसमें डिसेंट एन राय का था। एंड मूविंग अहेड, आरसी कूपर के बाद एडीएम जबलपुर। तो अभी हमने देखा कि सबसे पहले लाइफ के बारे में,
खड़क सिंह के केस में लाइफ विद डिग्निटी, फिर पर्सनल लिबर्टी के बारे में सतवंत सिंह के केस में, फिर आरसी कूपर केस में आपने देखा कि इंटरकनेक्टेड है फंडामेंटल राइट, इतनी बात आ गई। और उसके बाद आएगा एडीएम जबलपुर केस, जिसको हम डार्क एज बोलते हैं जुडिशियरी के लिए। 1975 में इमरजेंसी था, और इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग इन्फोर्स किया गया था, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में आर्टिकल 359 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल 359 ये पावर प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट को पावर प्रोवाइड करता है कि अगर इमरजेंसी इंपोज है, जब भी इमरजेंसी लगी हुई है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो सस्पेंड कर सकता है। क्या सस्पेंड कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोले तो राइट टू अप्रोच कोर्ट। आपका फंडामेंटल राइट अगर इन्फ्रिंज होता है, तो आपको पता है कि आपके पास राइट है आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का, 226 के अंदर हाई कोर्ट पहुंचने का। लेकिन इमरजेंसी के टाइम में आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि अगर प्रेसिडेंट ने ऐसा कुछ डिक्लेयर कर दिया, ऐसा प्रोक्लेमेशन कर दिया कि राइट टू मूव कोर्ट जो है वो सस्पेंड रहेगा। आपके पास फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप कोर्ट ही नहीं जा सकते, तो वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, इफ देयर इज नो रेमेडी देयर इज नो राइट। बोले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए अगर कोर्ट ही नहीं जा पाएंगे, तो फंडामेंटल राइट है नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है। आर्टिकल 359 के तहत राइट टू मूव कोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया था, और तभी फिर से एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्राइम करने वाले हैं, इसके डर से ही आपको उठा लिया जा रहा है, जिसका नाम था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा के तहत तमाम अपोजिशन के लोगों को भी डिटेन किया गया था, बहुत सारे सब पार्टी के लोग, कांग्रेस के भी लोगों को डिटेन किया गया था, और तभी शिवकांत शुक्ला को भी डिटेन किया गया है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। शिवकांत शुक्ला पहुंच जाते हैं कोर्ट का दरवाजा ठकठकाते हैं, नॉक करते हैं और कहते हैं कि ये तो अन्याय हो रहा है। अन्याय क्यों हो रहा है? उनका कहना है कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन रीजनेबल नहीं है, ये मेरे फंडामेंटल राइट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वो कोर्ट से डिमांड करते हैं हैवियस कॉर्पस का रेट। आप समझते हैं आर्टिकल 32 के अंदर 5 तरह के रेट्स मेंशन्ड है, और हैवियस कॉर्पस जब भी कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा है, तो हैवियस कॉर्पस वेयर इज द बॉडी, उसका लिटरल मीनिंग होता है, तो हैवियस कॉर्पस का रेट की डिमांड करते हैं। और कोर्ट 4:1 के जजमेंट देते हुए शिवकांत शुक्ला की जो भी ख्वाहिश है उस पर पानी फेर देता है। बोला तो शिवकांत शुक्ला को कोई रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि कोर्ट बोलता है कि जैसा कहा गया है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 359 में सस्पेंड रहेगा सारे आर्टिकल्स, तो सस्पेंड हैं, वो आपको नहीं मिल सकते। और शिवकांत शुक्ला को कोई रेमेडी नहीं मिलती कोर्ट से। लेकिन यहां जो जजमेंट है, इस जजमेंट में बड़े बड़े नाम थे। इस जजमेंट में कृष्ण अय्यर भी थे, YB चंद्रचूड़ भी थे, HM बेग भी थे। लेकिन इस जजमेंट में जो सबसे बड़ी बात रही वो HR खन्ना की डिसेंट रहा। HR खन्ना ने डिसेंट ओपिनियन देते हुए ये बात कही थी कि राइट टू लाइफ कुड नेवर बी सस्पेंडेड। उनका कहना था कि जो जीवन का अधिकार है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया, ये किसी पार्लियामेंट ने नहीं दिया, ये किसी लेजिस्लेशन ने नहीं दिया, ये नेचर ने दिया है। वट एवर इज नेचुरल कुड नॉट बी टेकन अवे इन एनी केस, इमरजेंसी हो या कुछ भी हो। जो नेचर द्वारा गिफ्टेड है उसको कभी नहीं छीना जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ वही छीन सकता है जो उसने दिया है। और जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया अधिकार नहीं है, ये नेचर द्वारा गिफ्टेड अधिकार है, और ये नेचुरल राइट्स को किसी भी सिचुएशन में नहीं छीना जा सकता। जस्टिस HR खन्ना के इस डिसेंट ने तभी तो उसका कोई इंप्लीकेशन नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में ये बोले तो एक दिया की तरह रहा, जिसने फ्यूचर में जुडिशियल डिसीजंस को गाइड किया। और इवन की मेनका गांधी केस में भी इस HR खन्ना के जजमेंट ने, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू ने गाइडेंस दी। तो यहां कोर्ट ने क्या बोला कि द सोल रिपोजिटरी मिथ द मेजॉरिटी रूल्ड आर्टिकल 21 एज द एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ लिबर्टी इफ सस्पेंडेड द राइट टू लाइफ सीज टू एग्जिस्ट लीगली। बोला 21 में ही है राइट टू लाइफ, और अगर वो सस्पेंड हो चुका है तो आपके पास कोई राइट टू लाइफ नहीं होगा।
एग्जीक्यूटिव ने जो करना है एग्जीक्यूटिव करेगा और उस पर कोई क्वेश्चन किया नहीं जा सकता। जुडिशियरी को चूंकि पावर ही सस्पेंड कर दिया 359 के तहत, तो जुडिशियरी जो है वो लॉकडाउन में चला गया और नेचुरल लॉ जो है वो डिसेंट था कि नेचुरल लॉ कभी भी नहीं छीना जा सकता। एचआर खन्ना ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, तो एचआर खन्ना का नाम याद रखना है और उनका डिसेंट ओपिनियन इधर याद रखना है। यहां मेजोरिटी के ओपिनियन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एचआर खन्ना का ओपिनियन है, क्योंकि फ्यूचर लॉ मेकिंग प्रोसेस में इस ओपिनियन के अकॉर्डेंस में ही फर्दर आप आगे का लॉ प्रोसेस देखेंगे। एंड फाइनली ये जो पूरी जर्नी चल रही थी वो कल्मिनेट होती है आकर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे। बोले तो AK गोपालन से जो कहानी शुरू हुई थी, जहां पार्लियामेंट को सॉवरेनिटी दिया गया था, पॉजिटिव लॉ को मान लिया गया था, साइलोज प्रिंसिपल के साथ कोर्ट खड़ा हुआ था कि हर एक फंडामेंटल राइट अलग अलग है। मेनका गांधी केस आते आते सब कुछ बदल गया। पॉजिटिव लॉ से हम नेचुरल लॉ की तरफ आ गए। बोले तो जो लिखा है सिर्फ उतना ही राइट नहीं है, नेचर ने जो दिया है उसको भी मानना होगा। जो प्रोसीजरल जो केवल जस्ट था कि प्रोसीजर ही जस्ट फेयर होना चाहिए, सब्सटेंस कुछ भी हो, प्रोसीजर सही है तो लॉ सही होगा। इससे भी हम स्विच करते हुए सब्सटेंटिव फेयरनेस पे आ गए। बोले तो इन सब्सटेंस ऑल्सो द लॉ शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। सिर्फ प्रोसीजर सही फॉलो करने से काम नहीं चलेगा, सब्सटेंस में भी लॉ जो है वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। और जो साइलोज प्रिंसिपल था, जिसको ऑलरेडी RC कूपर ने भी हिंट कर दिया था कि साइलोज प्रिंसिपल से ऑलरेडी उसको निगेट कर चुका था RC कूपर, लेकिन मेनका गांधी केस ने उसको जड़ से खारिज कर दिया। बोले तो और गोल्डन ट्रायंगल बोला कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आपस में इंटरकनेक्टेड है। द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ वन विल बाय डिफॉल्ट इन्फ्रिंज द अदर। इस प्रिंसिपल को कोर्ट ने इंश्योर कर दिया। तो मेनका गांधी केस में एक्चुअली हुआ क्या था, ये भी पासपोर्ट डिटेन करने का ही मामला था। मेनका गांधी इंदिरा गांधी की डॉटर इन लॉ, उनको भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और भारत सरकार ने उन्हें बाहर जाने से रोक लगा दी। उनका पासपोर्ट डिटेन कर लिया गया। उन्होंने कारण पूछा तो बोला गया इन जनरल इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में आपको विदेश नहीं जाना है। उन्होंने कारण पूछा, इतनी बताई गई। उन्होंने बोला कि अपॉर्चुनिटी दीजिए कि हम अपनी बात रखें, अपॉर्चुनिटी दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो कोई पहले नोटिस भी नहीं दिया। बोला कोई बात नहीं, नोटिस नहीं दिया तो कुछ नहीं, आपको बस नहीं जाना है बाहर, पासपोर्ट आपका डिटेन रहेगा। तो मेनका गांधी बाहर नहीं, सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में फिर ये बात रखी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चाहे कुछ भी हो, आप देख पा रहे होंगे YV चंद्रचूड़ का यहां लाइन लिखा हुआ है, लॉ शुड नॉट बी फैंसीफुल, आर्बिट्रेरी एंड ऑपरेसिव। मतलब लॉ जो है सब्सटेंस में फैंसीफुल, आर्बिट्रेरी, ऑपरेसिव नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेरी मतलब कि बिना दिमाग लगाए, बिना लॉजिक के, अनरीजनेबली कुछ भी बना दिया, जो मन किया वो मनमौजी तरीके से। इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, रेदर इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। बोले तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए। तो सिर्फ प्रोसीजर को ही चेक नहीं करेंगे, हम लॉ के सब्सटेंस के भी चेक करेंगे। अगर वो फैंसीफुल है, आर्बिट्रेरी है, ऑपरेसिव है, देन दैट विल स्टैंड नलिफाइड। इट मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल इन ऑर्डर टू स्टैंड लीगल। दूसरी तरफ इधर PN भगवती ने इस जजमेंट को लिखा था पूरा, जस्टिस PN भगवती ने, और ये PN भगवती ने क्या बोला, एनी लॉ डिप्राइविंग पर्सनल लिबर्टी हैज टू स्टैंड एट ट्रिपल टेस्ट। अगर पर्सनल लिबर्टी कोई लॉ छीन रहा है तो ये तीन टेस्ट को इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा। इनके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा, पर्सनल लिबर्टी कौन दे रहा है? पर्सनल लिबर्टी तो नेचर ने दिया है, नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल है। इसलिए ये इट मस्ट प्रिस्क्राइब ए प्रोसीजर, एक प्रोसीजर होना चाहिए। प्रोसीजर मस्ट पास द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। जो भी प्रोसीजर होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। एंड प्रोसीजर मस्ट नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी। प्रोसीजर ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, दो लोग जो सेम फुटिंग पे हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा हो। साथ ही कोर्ट ने गोल्डन ट्रायंगल डॉक्ट्राइन भी इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत आर्टिकल 19, 14 एंड 21 तीनों को गोल्डन ट्रायंगल करार दिया। और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ वन विल लेड टू द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अदर, तीनों आपस में कनेक्टेड है, ऐसी बात बता दी। बोले तो आपने अगर मुझे गिरफ्तार किया और मेरे दोस्त को गिरफ्तार नहीं किया जो बिल्कुल उतना ही नटखट है जितना मैं, तो जाहिर सी बात है आर्टिकल 14 का
इंफ्रिंजमेंट है। तो ये गोल्डन ट्रायंगल का प्रिंसिपल कोर्ट ने फाइनली इंट्रोड्यूस किया एंड तभी तक केशवानंद भारती का भी केस आ चुका था, जो बेसिक स्ट्रक्चर को भी लेकर एक लड़ाई चल रही है। अमेंडमेंट पावर, पार्लियामेंट का कितना अमेंडमेंट पावर है, ये भी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है केस लॉ के थ्रू, वी विल डिस्कस इन सम अदर लेक्चर। तो ये जो एक लड़ाई चल रही है बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर, वो अब तक रिजॉल्व हो चुका है और कोर्ट ने इस गोल्डन ट्रायंगल को बेसिक स्ट्रक्चर करार दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर बोले तो आर्टिकल 14, 19 एंड 21, this is golden triangle and this comprises the very basic structure of Indian constitution। बोले तो this could never be amended। जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है वो अमेंडमेंट से परे है, अमेंडमेंट प्रूफ है, उसका अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। और कोर्ट ने मेनका गांधी केस में इंट्रोड्यूस कर दिया। सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस बोले तो सिर्फ प्रोसीजर ही सही नहीं होना चाहिए, इन सब्सटेंस ऑल्सो द लॉ शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। और यही बोला गया कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से हमने जो प्रोसेस शुरू किया था, जहां सिर्फ हम पॉजिटिव लॉ को मानते थे कि सही प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अगर लॉ बन गई तो बात बन गई, वहां से मूव करते हुए हम पहुंच गए हैं ड्यू प्रोसेस पे, बोले तो अमेरिकन सिस्टम पे स्विच कर गए। एंड देन द वाइडर इंटरप्रिटेशन, इससे पहले जो भी इंटरप्रिटेशन था दैट वाज वेरी लिटरल, वेरी नैरो। ए.के. गोपालन के केस में भी जैसा लिखा था वैसा ही कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। बट हियर मेनका गांधी तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल इंटरप्रिटेशन वाइडर हो चुका है, जो कुछ भी लिखा है उससे चीजें बिल्कुल बदल चुकी है। दूसरे शब्दों में बोले तो कुछ ऐसा होगा। तो ये ए.के. गोपालन से लेकर मेनका गांधी तक का जो जर्नी रहा, उसने क्या बदल दिया, तो अगर आप देखें तो उसने क्या बदला, एक बार हम आर्टिकल 21 को देखते हैं और फिर समझ में आएगा कि बदल कितना कुछ गया। देखने में अभी क्या दिख रहा है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, क्या मानेंगे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को? वो बोले तो कोर्ट ने लाइफ का मतलब क्या बोला, लाइफ विथ डिग्निटी, सिर्फ सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है, जीना है डिग्निटी के साथ। पर्सनल लिबर्टी का मतलब इसको ही बोला कि पर्सनल लिबर्टी का भी दायरा काफी लार्ज होगा। साथ ही ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है, आज के समय में तो ये बस लिखा है, इसका मतलब क्या हो चुका है, इसका मतलब रिप्लेस हो चुका है ड्यू प्रोसेस से। वो ड्यू प्रोसेस जिसे फ्लैक्स फ्रैंकफर्ट जो यूएस के सीजेआई थे, उन्होंने इंडिया को अडॉप्ट ना करने की सलाह दी थी, वो ड्यू प्रोसेस जिसको लेकर अंबेडकर भी चिंतित थे, वो ड्यू प्रोसेस जिसको कृष्ण स्वामी अय्यर ने मुखरता से नकार दिया था, कोर्ट ने समय के साथ 1978 आते आते यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को निगेट करके ड्यू प्रोसेस को अपना लिया। बोले तो हमारे यहाँ जुडिशियल पावर इंक्रीज हो गया, जुडिशियरी ने ज्यादा पावर अपने हाथों में ले लिया। ऑब्वियसली गार्जियन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, समय की जरूरत पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, जुडिशियरी ने कर दिखाया। तो ये जो जर्नी है ए.के. गोपालन से लेकर मेनका गांधी तक, इसके बाद आर्टिकल 21 एक बहुत ही मिस्टीरियस आर्टिकल बन गया, एक ग्लेशियर बन गया, जिसकी मदद से तरह तरह के राइट्स इनोवेट किए जाने लगे। सबसे पहला जो बोले तो यूज, प्रैक्टिकल यूज जो हुआ, वो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, ध्यान रखेंगे। तो जो पहला केस है जहां पे ये गोल्डन ट्रायंगल प्रिंसिपल का मेनका गांधी के जजमेंट को अप्लाई किया गया, दैट इज सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सुनील बत्रा एक लाइफ कन्विक्ट है, उम्र कैद मिली हुई है, दिल्ली तिहाड़ जेल में है और इनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जा रहा है प्रिजन अथॉरिटी द्वारा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। ये एक लेटर लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को और उस लेटर को एज ए कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट रजिस्टर कर लेती है। हियरिंग होती है और कोर्ट मेनका गांधी में जो प्रिंसिपल्स को कोर्ट ने इन्वेंट किया था उसको अप्लाई करते हुए कोर्ट कहता है कि पर्सनल लिबर्टी एक कैदी का जेल के दरवाजे पे खत्म नहीं हो जाता। पर्सनल लिबर्टी का सिर्फ इतना मतलब नहीं कि आप जेल चले गए तो मेरा कोई पर्सनल लिबर्टी अब है ही नहीं। पर्सनल लिबर्टी डजंट एंड एट द डोर ऑफ द प्रिजन। आप उतना ही राइट कर्टेल कर सकते हैं जितना नेचुरल लॉ के थ्रू और जो प्रोसीजर है, जो सब्सटेंटिव लॉ बना है उसके थ्रू अलाउड है, उतने ही राइट को आप कर्टेल कर सकते हैं। प्रिजन अथॉरिटी उससे ज्यादा राइट को कर्टेल नहीं कर सकता। कोर्ट ने ये जो बिहाइंड द बार्स ह्यूमन राइट्स
की इन्फ्रिंजमेंट होती थी, या आप एक बार जेल में चले गए तो फिर आपके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई डिग्निफाइड राइट्स नहीं है। कोर्ट ने इंश्योर किया कि जेल में जाने के बाद भी आप लाइफ कन्विक्ट हैं, फिर भी आपके पास डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है, आपके पास वो ह्यूमन राइट्स हैं जो कुछ नेचुरल राइट्स हैं, वो हर हाल में आपका सेफ गार्ड होना चाहिए। ये इस जजमेंट ने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे भी लगाम लगा दिया कि ऐसा नहीं कि मुझे आप मान लो कि 2 लोग कैदी हैं, मैं भी लाइफ कन्विक्ट हूं, ये भी लाइफ कन्विक्ट है, अब मुझे जेल प्रिजनर्स जो है, प्रिजन अथॉरिटी जो है वो मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं, इन्हें नहीं रखते। ये अपने आप में आर्टिकल 14 का वायलेशन है। मैं अगर जेल में हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आवाज नहीं उठा सकता, मैं किताब नहीं लिख सकता, मैं बोल नहीं सकता। मेरी पर्सनल लिबर्टी सिर्फ कॉन्स्ट्रेंड है, मेरे मूवमेंट को लेकर मेरी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। तो पर्सनल लिबर्टी जो है पूरा एक बंच है, और चूंकि आर्टिकल 14, 19, 21 आपस में कनेक्टेड है, इसलिए हमें बोलने का भी अधिकार मिलेगा, हमें राइट टू इक्वलिटी भी होगी कि जैसे दूसरे को ट्रीट कर रहे हो मुझे भी वैसा ही ट्रीट करो। और कोर्ट ने इसीलिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जो कि अपने आप में एक अनलिमिटेड पावर था प्रिजन अथॉरिटी के पास, उसको कंट्रोल किया, उसको रेगुलेट करते हुए, और साथ ही जो हैंडकफिंग होती थी उसको भी ह्यूमन वैल्यू के अगेंस्ट बताया, डिग्निफाइड लाइफ के अगेंस्ट बताया, बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट बताया, और हैंडकफिंग पे भी बैन लगा दिया कोर्ट ने। तो सुनील बत्रा केस में ही कोर्ट ने एक और प्रिंसिपल को इवेल्युएट किया था, इसे बोलते हैं हैंड्स ऑन डॉक्ट्रिन। हैंड्स ऑन डॉक्ट्रिन मतलब कि तब से कोर्ट प्रिजन में प्रिजनर्स का कस्टडियन बन गया। बोले तो प्रिजनर्स के साथ कोई भी उनका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, ये इंश्योर करना कोर्ट ने अपनी जिम्मेवारी समझी। हैंड्स ऑन डॉक्ट्रिन का इन्वेंशन कब हुआ था, कौन से केस में? सुनील बत्रा के केस में, सब याद रखेंगे। मूविंग अहेड, पहला जो ये जो सब्सटेंटिव जो ड्यू प्रोसेस है, ये जो पीछे का केस था हमारा सुनील बत्रा, ये प्रोसीजर पे था, और ये सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस जो है, सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस पे पहला केस जहां लॉ को ही अनफेयर बता दिया गया कि दिस लॉ इज अनफेयर नॉट जस्ट, वो था मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी ये क्लेम करता है, तो ये प्रोवाइड करता था तभी के टाइम में कि अगर कोई लाइफ कन्विक्ट मर्डर करता है, ऑलरेडी उम्र कैद है हमारी, और मैंने मर्डर कमिट कर दिया, ऐसे में मुझे फांसी मिलेगी। अभी अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों? कोई लाइफ कन्विक्ट नहीं है, उसने मर्डर किया, उसे फांसी नहीं मिलेगी, और कोई लाइफ कन्विक्ट है, उसने मर्डर किया, उसे फांसी मिलेगी। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? बोले तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये रिजनेबल नहीं है, इसका कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं। कोर्ट ने ऐसा माना और 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो सवाल पूछे कि पहला सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस लॉ का केस कौन सा है, तो जवाब होगा मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दूसरा, जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का जजमेंट आप सबको पता है। राइट टू प्राइवेसी को यहां फंडामेंटल राइट माना गया। राइट टू प्राइवेसी, वही राइट टू प्राइवेसी जिसे जस्टिस जिसे ऑलरेडी आप देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि राइट टू प्राइवेसी को ऑलरेडी सतवंत सिंह के केस में, ये खड़क सिंह के केस में ऑलरेडी सुब्बा राव ने राइट टू प्राइवेसी की बीज बो दी थी, उस टर्म को क्वाइन कर दिया था 1962 में ही। एंड फाइनली इन 2017 केस पुट्टास्वामी में राइट टू प्राइवेसी बिकम ए फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्राइवेसी को भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है, डिग्निफाइड लाइफ के अंदर ही आता है। बोले तो मेनका गांधी के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया कि राइट टू प्राइवेसी भी हमें मिला। ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी, राइट टू लिवलीहुड, जो सड़क के किनारे लोग रहते हैं, उनका जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उन पे जुल्म हो रहा था, कोर्ट ने उनको भी सेफगार्ड किया कि इनके पास लिवलीहुड का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, जो डिग्निफाइड लाइफ का पार्ट होगा। फिर कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू डाई विद डिग्निटी, 2017 का जजमेंट। राइट टू डाई विद डिग्निटी मतलब सबको मरने का अधिकार है, लेकिन डिग्निटी के साथ, डिग्निफाइड डेथ होनी चाहिए। पैसिव यूथनेसिया जिसे बोलते हैं, अरुणा शानवाग का भी केस है इससे रिलेटेड। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन, राइट टू फूड, राइट टू फूड, सबको बेसिक फूड का अधिकार है, जिसके अकॉर्डिंग्स में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना हुआ है, जो गारंटी करता है कि सब लोगों को कम से कम बेसिक फूड फैसिलिटी मिले। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राइट टू मैरी, प्रोटेक्टेड द राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर एज अ फैसेट ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, सबको अपने मनपसंद
जीवन साथी चुनने का अधिकार है। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी डिग्निफाइड लाइफ के अंदर ही आता है, पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू वाटर, सबको अधिकार है क्लीन वाटर मिले। क्लीन वाटर मिले इसलिए जरूरी है कि नर्मदा को बचाओ, गंगा को बचाओ, ताकि क्लीन वाटर सबका अधिकार है। इसलिए रिवर्स को भी बचाना हमारा ड्यूटी बनता है, स्टेट का ऑब्लिगेशन बनता है। क्लीन एयर लेना हमारा अधिकार है, इसलिए फॉरेस्ट को बचाना स्टेट का ऑब्लिगेशन बनता है। तो जहां एक तरफ आर्टिकल 21 ये कहता था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, किसी की आप लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीनोगे बिना प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के, ये बस इतना कहता था। आज देखें तो ये कहता है कि स्टेट तुम जंगल बचाओ, जंगल नहीं बचाओगे तो क्लीन एयर नहीं मिलेगा, नदी नहीं बचाओगे तो क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, क्लीन वाटर नहीं मिलेगा तो लाइफ डिग्निफाइड नहीं हो सकती, ह्यूमन जो है वो डिग्निटी के साथ नहीं जी पाएगा। तो एक तरीके से ये ऑब्लिगेशन डाल दिया स्टेट पे कि तुम ये सब काम करो ताकि इंश्योर करो कि इंडिविजुअल का डिग्निफाइड लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। नर्मदा बचाओ के बाद देखिए चमेली सिंह वर्सेस स्टेट, राइट टू शेल्टर, सड़क पे सोते थे लोग और म्युनिसिपैलिटी हटा देती है उन्हें, तो राइट टू शेल्टर है, आप उन्हें कोई ना कोई ऐसे आप उन्हें कहीं भी नहीं फेंक सकते, उन्हें शेल्टर का अधिकार है, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप बेसिक शेल्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करें। री रामलीला मैदान इंसिडेंट, अन्ना हजारे का आंदोलन था 2013 में। अन्ना आंदोलन के टाइम में जो रामदेव बाबा है वो धरना कर रहे थे, काला धन वापस लाओ का नारा लगाते हुए धरना कर रहे थे रामलीला मैदान में। रात को पुलिस आई और लाठीचार्ज कर दिया, तितर बितर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया इस इंसिडेंट का और कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि आपको इस भीड़ को तितर बितर करना भी था, माना कि भीड़ इलीगल भी थी, फिर भी रात का समय सही नहीं था, क्योंकि सबको डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है और डिग्निफाइड लाइफ के दायरे में राइट टू स्लीप पीसफुली आता है। तो री रामलीला मैदान केस, राइट टू स्लीप। पीबी खेत मजदूर समिति, राइट टू हेल्थ एंड कंपनसेशन, बोले तो राइट टू हेल्थ भी है और कंपनसेशन भी है, अगर कोई नेग्लिजेंस होता है तो ये भी अधिकार डिग्निफाइड लाइफ के दायरे में आएगा। नम्बी नारायणन वर्सेस सीबी मैथ्यूज, आप जानते हैं साइंटिस्ट थे इसरो के। और राइट टू रेपुटेशन मूवी बनी है, इस पे राइट टू रेपुटेशन अफर्म किया गया कि दैट द राइट टू लिव विद डिग्निटी इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट स्पॉन्सर्ड डिफेमेशन। स्टेट आपको डिफेम नहीं कर सकती। अगर स्टेट मुझे डिफेम कर रही है, कुछ गलत चला रहा है मेरे बारे में, कुछ गलत अफवाह फैलाई जा रही है स्टेट द्वारा, तो ऐसे में मुझे मेरे पास राइट टू रेपुटेशन है। ये राइट कहां से आता है? ये राइट वाइडर इंटरप्रिटेशन जो किया गया आर्टिकल 21 का। मेनका गांधी के केस ने जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्रिंसिपल से शिफ्ट करते हुए ड्यू प्रोसेस की एक जर्नी तय की, इस ड्यू प्रोसेस ने, ये वाइडर इंटरप्रिटेशन ने इंश्योर किया कि आर्टिकल 21 आज के समय में रिजर्वोयर ऑफ ह्यूमन राइट्स है। दुनिया में जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स मतलब ऐसे राइट्स जो ह्यूमन को नेचर द्वारा गिफ्ट किया गया है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता, कोई लेजिस्लेचर नहीं देता। जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं आज के समय में, वो सारे ह्यूमन राइट्स कहीं ना कहीं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत, ड्यू प्रोसेस के तहत आर्टिकल 21 में इन्विसेज्ड है। और जुडिशियरी समय समय पे इस न्यू फंडामेंटल राइट्स को इन्वेंट करते रहती है, जिसमें राइट टू डाई विद डिग्निटी एंड राइट टू प्रिवेसी लेटेस्ट एडिशन है। कहने वाले तो सुप्रीम कोर्ट के का जो इंटरप्रिटेशन है, जो वाइडर इंटरप्रिटेशन कर दिया कोर्ट ने, कहने वाले इसे जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहते हैं, जहां जुडिशियरी एक्टिवली लॉ मेकिंग प्रोसेस में भागीदारी लेती है, और क्रिटिक्स इसे जुडिशियल ओवररीच भी कहते हैं। तो बात चाहे जो भी हो, लेकिन कुल मिला के ये एक सीरीज ऑफ केस लॉज और ये कॉन्सेप्ट, ये जर्नी हमारे लिए सिग्निफिकेंट रहा। इतनी बात अगर हम समझ रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू स्कोर 100% ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्रोविजन के साथ। थैंक यू।